मेरा ध्येय था कि इसको पढ़ाऊं। वो इतना पढ़ा मेरी मेहनत को देख के कि वो इतना ऊंचा तक पहुंच गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो कितना ऊंचा पहुंचा ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद बेंगलोर में पहली बार इसी काम के लिए गया था। वहां जब गया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो कितने बड़े ओहदे का, कितना ब्रिलियंट लड़का था। ये देश का नहीं, राष्ट्र का मोती था, हीरा था। और उसकी मेरे सबसे बड़ी रूम में अंतिम जो लिखा हुआ था कि पापा से भी बात करना। चुप रहिएगा। तो उसका नेटवर्क आप देख रहे हैं। जिस लैपटॉप को पुलिस ने लिया है, उस लैपटॉप से डेटा गायब हो जाना, ये कितनी बड़ी एक कमाल नहीं थी। उसका बेटा जितना बड़ा डेटा साइंटिस्ट हो और इतना बड़े कंपनी में वो सीनियर पोस्ट पर हो, उसको क्या कमी हो सकती थी। हरदम कहता था कि मम्मी तुम मुंह से निकाल, तेरे लिए पूरा जहान हाजिर। उसका पूरा आ जाता, हमको कुछ नहीं चाहिए था बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो शहीद हो गया। हम क्या कहें। अब तो गुहार है हमको एक ही बात की कि हमारा पोता हमको चाहिए। इनकी आदत थी कि देर से उठना, 2 दिन 4 दिन तक नहाना नहीं और लेट जाना। हरदम ऑफिस वाला भी तंग आ गया था। इनको बार बार समझाता था। जब प्रेगनेंसी हुई तो उनको बहाना मिल गया, इसको हटा दिया गया रेस्ट के लिए, पैसा भी नहीं देता था। अभी हमारे साथ अतुल सुभाष जी के पिताजी हैं, वही अतुल सुभाष जो अपने बीवी के प्रताड़ना के कारण सुसाइड कर लिए और पूरे देश में जो है उनका ये चर्चा चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बीवी इतने क्रूर थी, इतना उन पर अत्याचार की, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। और ये सुसाइड करने वाले सिर्फ इकलौता नहीं है, ऐसे ऐसे और भी लोग सुसाइड कर चुके होंगे या करने वाले हैं। लेकिन अतुल सुभाष का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने वीडियो बना करके लोगों को बताया कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड करना साधारण बात नहीं है और कोई सुसाइड कर नहीं सकता है, इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार मोदी नाम है मेरा। पवन कुमार मोदी। मेरा बेटा तो शहीद हो गया इस दुनिया के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए वो शहीद हुआ है। जो धाराएं हैं उसका दुरुपयोग कर रही हैं जज, जो अदालत में बैठी हुई हैं, जिसको भगवान के स्वरूप माना जाता है, जब वो करप्ट हो सकती हैं तो उसके बाद जनता को या किसी भी सच्चे इंसान को भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का स्वागत करता हूं, हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि आवाज़ कम से कम हमारी पहुंचाए हैं वहां तक। सभी मीडिया वाले को, चाहे कोई भी मीडिया वाले हों, अखबार के हों, चाहे कोई भी मीडिया हो, उस सब को मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। जी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं और इस लड़ाई में मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपके साथ हूँ। क्या थोड़ा शुरू से बताएंगे आप अपने बेटा जी के बारे में, आप अपने पुत्र के बारे में कि कैसे वो थे, कैसे संघर्ष करके एआई इंजीनियर बने, कैसे आप उनको पढ़ाएं, कितना संघर्ष करना पड़ा? मैं यदि उसकी कहानी बताऊंगा तो आप रो दीजिएगा। बच्चा भी जब था तो 3 साल की उम्र में उसको 3000 स्पेलिंग याद थी। मैं एक छोटा सा गरीब आदमी, गरीब ढंग से अपनी गुजारा करने वाला, फुटपाथ से अपने पैंट शर्ट को लाता था दिल्ली से। मेरी पत्नी 100 रुपए की साड़ी पहन के बच्चे को पढ़ाई है, पूरा इलाका जानता है। 24 किलोमीटर अप डाउन करके मैट्रिक किया है कैंपस में, ये भी पूरा इलाका, पूरा गांव जानता है। पूरे गांव के लोग की संवेदना भी इसीलिए है कि ये परिवार बहुत मेहनत स्ट्रगल किया है। और मेरे लड़के में एक बहुत बड़ी हिम्मत थी कि कितना भी बारिश हो, कितना भी तूफान आवे, स्कूल में जाऊंगा। 90% 88% उसका प्रेजेंटेशन है कैंपस स्कूल में, जो 12 किलोमीटर यहाँ से है। 2005 में 6 में यहाँ पर पूरा गड्ढा वाला रास्ता था, कोई भी आदमी जाता था गिरने की संभावना थी। हम मना करते थे, बेटा आज 6 डिग्री है तापमान, आज मत जाओ, शीतलहरी चल रही है। पापा ये 1 सप्ताह चलेगा, 1 सप्ताह मेरा कोर्स वापस हो, मैं कहाँ से उसको देख पाऊंगा, मैं जाऊंगा।
वहाँ के जो टीचर आज बचपन में जहाँ से पढ़ा है आप उनका पता कीजिए, ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी बच्चे से झगड़ा करना, ना टीचर की अवहेलना करना, और वो प्रतिदिन पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैंने उसको कभी सब्जी लाने के लिए नहीं भेजा, कभी गेहूं पिसाने के लिए नहीं भेजा, वो सिर्फ पढ़ने से मतलब रखता था। हाँ, उसको एक बात का बहुत चाव था, जब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी छोटा वाला अपट्रॉन का, वो 2014 तक मेरे पास रहा। 2014 में कैंपस सिलेक्शन हुआ था उसका 4 लाख रुपए के पैकेज पर। उसी समय मैंने कलर टीवी खरीदा 8,000 रुपया में। मुझे टीवी भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा ध्येय था कि इसको पढ़ाऊं। वो इतना पढ़ा मेरी मेहनत को देख के कि वो इतना ऊंचा तक पहुंच गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो कितना ऊंचा पहुंचा ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद बेंगलोर में पहली बार इसी काम के लिए गया था। वहां जब गया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो कितने बड़े ओहदे का, कितना ब्रिलियंट लड़का था। ये देश का नहीं, राष्ट्र का मोती था, हीरा था। और उसकी मैंने सबसे बड़ी गलती की, शादी.com पर उसकी शादी कर दी। बहुत बढ़िया समझ के किया था, लेकिन वो परिवार उसका पैकेज देखा, उसके पैसे पर उसका मोह हो गया। उसकी माँ का और बेटी का प्लानिंग हुआ, इस लड़के को फंसा लिया जाए, फंसा करके शादी कर लिया और हमारी मर्जी से किया। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि उनका क्या प्लानिंग है। ये प्लानिंग तो मालूम हुआ जब पैसे की मांग, तो उनकी इंगेजमेंट हम लोग किए थे 2019 में दिल्ली में जा करके। दिल्ली में उनकी लड़की थी, मेरा लड़का भी रहता था छोटा वाला, और बेंगलोर से आया। हम लोग यहाँ से गए पटना से, फ्लाइट का टिकट मेरा लड़का ही बनाया था। पहली बार फ्लाइट में मैं बैठा था अपने जीवन में, नहीं तो मैं ट्रेन से ही यात्रा करता था, स्लीपर में। मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैं कहाँ से एसी में जाता, चाहे इस एरोप्लेन में जाता। पहली बार अपनी ज़िंदगी में बैठा था। वहाँ जाने के बाद मेरा लड़का भी बेंगलोर से आ गया था एयरपोर्ट पर कि पापा एयरपोर्ट पर कभी निकलने का, कैसे सामान लेना है, कैसे बोर्डिंग कराना है, कैसे चेकिंग कराना है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सब सिखाया उसने मुझे। और वहाँ से हम लोग अपने छोटे लड़के के यहाँ गए, फिर लड़की को देखे एक मॉल में जाके। दूसरे दिन आपको पुरानी दिल्ली में एक लक्ष्मी नारायण धर्मशाला, उसके पीछे में एक छोटा सा होटल है, मेरे को वहाँ पर ही लोग ले गए। मेरा लड़का को उस दिन भी बुरा लगा कि इन लोग कहाँ पर ला करके एंगेजमेंट। हम कहा बेटा कोई बात नहीं है, 26 जनवरी का दिन है और होटल वोटल बंद होगा। तो वो एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद हम अपने यहाँ आ गए, वो बेंगलोर चला गया, उन लोग जौनपुर चले गए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारा लड़का अपना बेंगलोर में रह रहा था। उसी के बीच में 10 दिन के बाद उस लड़की को कहीं जाना था कलकत्ता, कोई अपनी शादी उदी में, तो उसकी फ़्लाइट छूट गई। उसकी आदत थी लेट उठना, टाइम पर कहीं नहीं जाना। ये उसकी मेंटलिटी बाद में पता लगी ऑफिस से कि ऑफिस वाले भी उसको हटाना चाहते थे बेंगलोर में। और वहाँ पर जब उसकी फ़्लाइट छूट गई तो वो हमारे लड़के को 5 बजे फ़ोन की उसकी माँ कि अतुल जी, तो निकिता की फ़्लाइट छूट गई, एक टिकट बना दीजिए ना फ़्लाइट का। तो लड़का हमको कहा कि पापा मैं क्या करूं। मैं कहा बेटा हम इंगेजमेंट कर दिए हैं, तो लड़की तो वो हमारी बहू हो गई ना, बना दो टिकट। हमको नहीं मालूम था कि वो रेड सिग्नल था मेरे लिए, हमको रुक जाना चाहिए था वहीं पर। एक गरीब से गरीब आदमी जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो भी अपनी बेटी की जब इंगेजमेंट करता है तो अपने दामाद से बिना शादी हुए तो वो बोल ही नहीं सकता है कि उसको पैसा दे दीजिए। लेकिन उसने उसी दिन चालू किया है। यदि इस डेट को ऑनलाइन चेक किया जाए उसके अकाउंट से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनवरी और अप्रैल के बीच में निकिता सिंघानिया के नाम से टिकट बनी है कि नहीं, इसका प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। जब भी कहीं किसी को जाना रहता कहता अतुल जी थोड़ा टिकट बनवा दीजिए। उनके पूरे परिवार में? हाँ, मैंने उनके पूरे परिवार में, मैंने उसके परिवार में तो एक लड़का एक लड़की और वो अपने थे और उनका हस्बैंड थे, जो कि शादी के 3-4 महीना बाद एक्सपायर कर गए। लेकिन इनका खेला ये चालू था। लेकिन हम लोग सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं है, संबंधी हैं तो 19-20 चलता रहता है। इतना गौर नहीं किए कि इतनी लालची ये महिला है और ये परिवार किस तरीके का है। ये इनका जो मोटिव था बहुत गंदा था। ये बहुत पहले ही मैंने चाहते थे कि माँ बाप से इनका फिक्सन करवा दें
और राज्य करें आकर के बेंगलोर में इनके पैसे से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि फ्लैट चेंज कर लीजिए, छोटा फ्लैट है, 1 BHK का था फ्लैट। तो लड़का हमसे पूछा, हमको बेटा ऐसा गलती मत करना, रिश्तेदारों को रखोगे तो आपस में जो संबंध है वो उसमें दरार आ जाएगी। कोई 2-4 दिन के लिए आवे तो उसके लिए तुम्हारे पास जगह है, बेड है, और नहीं हो तो होटल कर देना, लेकिन तुम परमानेंट कभी रिश्तेदार को मत रखना। ये मेरी सीख है। तो उसको मान लिया उसने, और मानने के बाद वो चलता रहा, बातचीत चलती रही, समय बीतता गया। 20 अप्रैल में हमने शादी किया था। जून में या मई में मुझे बहू ने ही सबसे पहले सूचना दी प्रेगनेंसी की, कि पापा आप दादा बनने वाले हैं। उस दिन का मैं खुशी के लहर का आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसको बहुत धन्यवाद दिया, बोला बेटी अब तुमको आराम करना है, तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो, तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। और पैसे वैसा तो कोई बात नहीं है, तुम अपना काम जो है सो बंद करके, ड्यूटी बंद करके तुम घर पर रहो। मेरा बेटा 17 किलोमीटर पहुंचाने जाता था, 17 किलोमीटर लाना था। मैं कहा कि बेटा मोटरसाइकिल से अप डाउन नहीं करना। आपके क्या करती थी? इंजीनियर थी, पहले वो दिल्ली में थी, बाद में उसका ट्रांसफर उसी कंपनी में बेंगलोर में करवा दिया गया था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे? दोनों अलग अलग कंपनी में, इनकी कंपनी अलग, उनकी कंपनी अलग थी। आपके बेटा कौन से कंपनी में काम करते थे? अभी तो चेंज होते रहता है ना, पहले कोई दूसरी कंपनी में था, नाम मुझे पूरा याद नहीं है। और उसके बाद यानी कि शादी.com पर आप शादी इसीलिए किए क्योंकि वो भी इंजीनियर, बहू भी इंजीनियर लाना चाह रहे थे और आपके बेटा भी इंजीनियर था? हाँ, नहीं वो हमारा बेटा की इच्छा थी कि घर में फ्री रहेगी तो हम नहीं रहेंगे तो इसका बेकार है, दोनों आदमी लगे रहेंगे अपने अपने जॉब में। लेकिन इनकी आदत थी कि देर से उठना, 2 दिन 4 दिन तक नहाना नहीं, और लेट जाना। हरदम ऑफिस वाला भी तंग आ गया था, इनको बार बार समझाता था। जब प्रेगनेंसी हुई तो उनको बहाना मिल गया, इसको हटा दिया गया रेस्ट के लिए, पैसा भी नहीं देता था। उसके बाद जब मेरा पोता होने की उम्मीद हुई तो हम अपनी पत्नी को भेज दिए थे दिसंबर में, कि पत्नी तुम्हारी बहू की देखभाल के लिए तुम जाओ। मैं अकेला इस शीतलहरी में 2020 में बिहार में कितनी शीतलहरी थी आप पता कीजिएगा नेट से। 6 डिग्री 5 डिग्री तापमान था, मैं अकेले रहता था। दुकान भी देखना, घर भी देखना, खाना भी बनाना। क्या चीज़ का आपका दुकान है? आपका श्रृंगार की दुकान है मेरी, श्रृंगार की दुकान है। और उसी को अपना करते हुए वाइफ को वहाँ भेज दिया। वाइफ हमारी जब गई तो मैं जब बात करता था तो घुटी घुटी सी उसकी आवाज़ आती थी, कुछ बोलती नहीं थी। वहाँ जाने के बाद इसका पूरा वेशभूषा रूटीन चेंज कर दी, घुटना से ऊपर तक का वस्त्र पहनना, नॉन वेज खाना, और जो कि एक बहू को होना चाहिए वो उसका कोई सिंदूर तक नहीं लगाती थी, बिंदी नहीं लगाती थी। तो इस बात के लिए भी हमारी पत्नी उसको कुछ नहीं बोली, कि जैसे ही लोग खुश रहे दोनों आदमी ठीक है, हम बोलेंगे तो बेटा हमारा इसको डांटेगा, घर में टेंशन होगा। लेकिन वो टेंशन बर्दाश्त करते करते उसको खुद डायबिटीज हो गई। हमको नहीं बोलती थी कि मेरे पति अकेले रहते हैं, उनको बीपी की बीमारी है, मैं कुछ बोल दूंगी तो उनको बीपी हाई होगा, वो भी हो सकता है बीमार पड़ जाए। इसलिए मेरी पत्नी, आप पूछिएगा पूरे समाज से, मेरी श्रृंगार की दुकान है, लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ सिंदूर और बिंदी छोड़ के आज तक कोई मेकअप नहीं करती है। सिंपल ढंग से आई और सिंपली ढंग से जीती है। उसके बाद आज के डेट में कोई कमी नहीं थी। उसका बेटा जितना बड़ा डेटा साइंटिस्ट हो और इतना बड़े कंपनी में वो सीनियर पोस्ट पर हो, उसको क्या कमी हो सकती थी। हरदम कहता था कि मम्मी तुम मुंह से निकाल, तेरे लिए पूरा जहान हाजिर। उसका वो रह जाता, हमको कुछ नहीं चाहिए था बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो शहीद हो गया, हम क्या कहें। अब तो गुहार है हमको एक ही बात की कि हमारा पोता हमको चाहिए। आज हमारा पोता कहाँ है ना, उन लोग जेल में है, मेरा पोता कहाँ है। तो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, नीतीश जी से, रामनाथ जी से, नित्यानंद जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे गुहार करता हूँ कि मेरे पोता को, इस पीड़ित दादा को दिलवा दिया जाए। पूरे राष्ट्र को मैं धन्यवाद दूंगा, मीडिया वाले को, पुलिस अध्यक्ष को, न्यायाधीश को, सबको मैं सम्मान करता हूँ। इसके लिए तो उनको मदद मेरी करनी चाहिए। कोई धारा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपराधी हूँ तो मुझे दंड दे, और जांच करवा ले CBI से कि मेरा परिवार कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है। हम लोग अपराधी किस्म के लोग नहीं हैं।
सीधे साधे लोग हैं। उन लोग की जो माँ है, उनकी माँ, उसका नेटवर्क अपराधियों के जैसा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है अपराधियों से। जो डेटा हमारा बेटा पूरे दुनिया को दिया, वो डेटा गायब हो गया है। दूगो आज हमारा छोटका लड़का बता रहा था, हाँ कोई हैंग कर लिया है वो जी। तो उसका नेटवर्क आप देख रहे हैं। जिस लैपटॉप को पुलिस ने लिया है, उस लैपटॉप से डेटा गायब हो जाना, ये कितनी बड़ी एक कमाल की बात है। हमको नहीं मालूम है, डेटा मोबाइल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये बड़ा वाला मोबाइल रखता हूँ, मुझे सिर्फ कॉल उठाना, कॉल करना, वीडियो कॉलिंग करके देख लेना, यही 2-4 चीज़ का नॉलेज है। दूसरा चीज़ मैं दूसरे से बोल के करवाता हूँ। आप अभी कहिएगा ना कि वहाँ लीव हो रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ आएगा, उसको आप ही कर दीजिए, मेरे को नहीं आता है। लेकिन उस औरत का नेटवर्क देखिए कि कितना बड़ा है। बार बार पत्नी को कहती थी कि तुम लोगों तो मैं चक्की पिसवाऊंगी, ऐसा कर दूंगी मजबूर कि तुम लोग सुसाइड कर लोगे, हरदम बोलती थी। हम उसको हल्के में लेते थे। आपकी बहू बोलते थे? बहू नहीं, उसकी माँ हमारे पत्नी को बोलती थी। हम उसकी हमारे बेटे की बहू तो बहुत बार बोली है हमारे बेटा को कोर्ट के बाहर। पैसा का भी डिमांड बहुत आप लोग से किया जाता था, उसके बारे में क्या है? हम बता रहे हैं आपको, 2021 में उसने 3 लाख रुपया मांगा था। वो किस लिए? कि हमको दुकान में सामान भरना है। वो भी दुकान किए हुए थे क्या? हाँ, उनकी दुकान थी, जैसे स्कूल बैग की, छाता, बने सीजनली सामान रखता था, बेल्ट। तो उसके बाद कहा कि देखिए 3 लाख रुपया हम लेगा, लेकिन पिछला बाकी था, आप 9 लाख रुपया और दीजिए। 9 लाख रुपया मेरा बेटा दिया। उसके बाद 3-4 लाख रुपया और ली। सब ऑनलाइन है। हमारे बेटा को तो पैसा मिलता था, सैलरी उसके अकाउंट में मिलता था ना। कोई बिजनेसमैन का नहीं था जिसका पैसा का हिसाब किताब पूरा नहीं हो सकता है। वो दिया भी है। और उसके बाद जब 50 लाख की मांग की है, कोरोना में जब कोरोना हो गया तो माँ को बुला लिया, उसकी हमारी बहू ने अपनी माँ को बुलाया। उसके बाद वो 50 लाख का डिमांड की थी, मेरा बेटा नहीं दिया। उसके बाद वो ये जितना आप देख रहे हैं उसके बाद से चालू की है। फिर बेटा 50 लाख क्यों मांगी थी? मकान खरीदने के लिए। उनका मकान जो पहले था गुड़हत्ता में था, बहुत गंदी जगह पर था। उनको मकान नया लेना था, फैंसी मकान लेना था। उसके लिए वो 50 लाख का डिमांड की थी। हमारा बेटा कहा कि नहीं, हम जितना पैसा दिए हैं, हमारे पापा झूठ बोल के, हमारे पापा ज़मीन ले रहे हैं, उसके लिए पैसे की डिमांड हमको की है। आप एक बार हमको ये पैसा रिटर्न कर दीजिए, बाद में आपको पैसा दे दूँगा। तो उसने रिटर्न भी किया है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि वो पैसा मेरा बेटा का उसके पास में है, नहीं, वो दिया भी था। और बाकायदा वो अपने दिमाग से उसको रिटर्न लिया। जब वो चली गई उसकी माँ लेकर के, झगड़ा करके जौनपुर, झगड़ा भी नहीं की, कोई 50 लाख नहीं देना था। तो वो तरह तरह का जो है सो बने शब्द मान मारती थी उसको। और फिर कहेगी यहाँ कोरोना में हम कितना दिन रहेंगे, हमारा बेटी बीमार हो जाएगी। कोरोना उसका ठीक हुआ तो उसको लेके चली गई। उसके बाद वहाँ से वीडियो कॉलिंग करके 1-2 दिन दिखाई हम अतुल के बच्चे को, अतुल को। उसके बाद वो भी बंद कर दी। तो अतुल कहा कि भाई आप कम से कम हमारे बेटा को दिखाइए, तो बात तो कराइए। 1 साल का बेटा है, उससे उसको बहुत प्यार था। लेकिन कहती थी कि आप हमारी शर्त नहीं माने तो आपकी शर्त हम मानेंगे। ये कह करके वो उसको टॉर्चर करने लगे। तब हमारा बेटा बहाना से पैसा वापस ले लिया। जब पैसा वापस ले लिया तब ये थ्रेटनिंग चालू दी कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा केस ला दूंगी कि तुमको मजबूरन शरण में आना पड़ेगा। हमारा बेटा का हम गलती नहीं किए तो शरण में क्या आएंगे। तो इन्होंने एसपी को एक आवेदन दिया था कि इनके परिवार वाले हमको दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत तरह का। तो एसपी ने उनका आवेदन देखा और रिजेक्ट कर दिया कि आपकी शादी हुई 2019 में, आप 2022 में केस कर रहे हैं, किसी थाने में कोई FIR नहीं है, तो ये मुझे सत्यापन नहीं लग रहा है। ये मामला कोर्ट के तहत है, अदालत के तहत। ये कह के उन्होंने रिजेक्ट किया है। उसकी कॉपी मेरे पास है। हाँ। अच्छा, तो आपका ये जो कोर्ट में एक आपका जो आपके बेटा को जो है प्रूव कर दिया गया कि आपके बेटा गलत हैं, उसका क्या कहानी है? यानी कि आपके बेटा को बोला गया कि आपके बेटा गलत हैं, उन पर आरोप भी लगा, जज साहिबा जो हैं उनके ऊपर आरोप भी लगाई, ये क्या था? वो तो जज का डिमांड था ना, 3 लाख रुपया, 5 लाख का। वो जब उसने नहीं दिया तो वो तो किसी बात को सही या गलत मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तो हंसती थी जब हमारी बहू कहती थी कि सुसाइड अभी तक तुमने नहीं किया, तो हंसती थी। हमारा बेटा कहता था कि हमारे पोता के लिए कि उसकी तरह से एक झलक दिखाया जाए,
तो वो का नहीं मानती थी, उसकी आरजू नहीं मानती थी। यानी जज साहिबा बोलती थी कि ये अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? जज साहिबा कभी नहीं बोली है, उसकी माँ बोली है और बेटी बोली है। जज साहिबा मुस्कुराती थी इसको सुन के। हाँ, और इसकी बात का यदि आपको प्रूफ लेना हो तो वहाँ हमारे वकील हैं, सीनियर वकील हैं श्री अवधेश तिवारी जी, मीडिएशन में उन्हीं का था, और शैलेश जी कोर्ट में वही रहते थे, चाहे मेरा बच्चा रहता था। आप पूछिएगा उनसे, यदि जौनपुर के मैं आपके संवाददाता हूँ तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोर्ट में हमारा बेटा इस बात के लिए आर्जू करता था कि नहीं, और उसको कभी मिलने नहीं दिया गया, वो लेके भी नहीं आती थी। एक बात और, आपके बेटा चाहते तो 5 लाख कोई बड़ी चीज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो दे सकते थे, केस को सोल्व कर सकते थे। कोई आदमी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाए या टीटी को तो 100 200 500 दे के छूट जाता है। अब बहुत आदमी ऐसा है कहता है कि भैया रसीद काटो, मैं पेनल्टी दूंगा, रेलवे के पास पैसा जाएगा। जो आदमी इनकम टैक्स का 35 लाख 36 लाख रुपया सरकार को देता था, वो आदमी कभी बंगलिंग करने वाला नहीं, वो सच्चा इंसान था, और सत्य के राह पर वो अपने आप को बलिदान कर दिया भगत सिंह की तरह से। सोचिए, ये हैं अतुल सुभाष जी के पिताजी, जो अपने दर्द को बता रहे हैं। ये एक पिता का दर्द है जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अतुल सुभाष को हम लोग ने नहीं खोया है, एक इंसान को ही नहीं खोया है, बल्कि एक सच्चे होनहार इंजीनियर को खोया है, एक साइंटिस्ट को खोया है, और वैसा साइंटिस्ट को खोया है जो एआई इंजीनियर थे, यानी कि आर्टिफिशियल इंजीनियर थे। आर्टिफिशियल का ज़माना है, अब जो कुछ भी काम हो रहा है वो एआई से काम हो रहा है, और इसका ही क्रेज चल रहा है। और इस जमाने में इतना अच्छा होनहार एआई इंजीनियर जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम लोग के बीच में नहीं है, तो सिर्फ हम लोगों ने इंसान नहीं खोया है, बल्कि एक सच्चे देशभक्त जवान खोया है, और देशभक्त इंजीनियर खोया है ना चाचा? ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि मेरा बेटा कैसी इंटेलिजेंट है और था। देखते इतना बड़ा वीडियो बनाना और ये 24 पन्ने का नोट लिखना और पूरी दुनिया में आवाज उठा देना एक मामूली बात नहीं है। बहुत महीनों की तैयारी उसने की होगी, लेकिन मुझे महसूस नहीं होने दिया, किसी को महसूस नहीं होने दिया। एक दिन रविवार के रात में 9 से 10 मुझसे बात किया, जो उसकी रूम में अंतिम जो लिखा हुआ था कि पापा से भी बात करना, चुप रहिए, चुप रहिए। उसका एक एक शब्द, उसका एक एक जो रूटीन सुनते हैं ना, तो बहुत आत्मा हमारी आ जाती है। बेटा आप कैसे जिंदा है अपने परिवार के लिए, हम ही जानते हैं। चाचा जी, हम लास्ट में पूछेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा परेशान करें। आप क्या चाहते हैं एक पिता होने के नाते? क्योंकि आप जो है सिर्फ आप अपने ही बेटा को नहीं खोए हैं, ये देश एक होनहार बेटा को खोया है, होनहार इंजीनियर को खोया है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप मीडिया लोग की तरफ से ये संवाद जाए कि जितनी भी कानून में धाराएं हैं उसमें सुधार होना चाहिए। महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। 498A का गलत इस्तेमाल महिला कर रही है तो उस पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं। इसकी पूरी जांच होने के बाद यदि सही है तो महिला को इंसाफ मिले, और गलत है तो उसको आजीवन कारावास मिले। तभी महिला डरेगी कि 400 वकील को तो क्या है, वो तो कहेगा कि आप ये भी केस डाल दीजिए, ये भी केस डाल दीजिए, वो तो बताएगा जो धारा है, उसका भी दोष नहीं है। लेकिन धारा में जब ये बात होगी कि आप गलत डाल रहे हो तो आजीवन कारावास होगी, तो वो गलत धारा डालने से 4 बार सोचेगी। तो ऊपर में तो बहुत सच्चे इंसान बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, सुप्रीमो बैठे हुए हैं, जांच गठन बैठी हुई है। हमारी बात यदि गलत है और उनको लगता हो गलत है तो वो जो भी सोचे, लेकिन मेरी तो यही इच्छा है, मेरे बेटे की भी इच्छा थी। इस धाराओं का गलत दुरुपयोग जो हो रहा है, और कितने करोड़ में आज गिनती है इस तरह के पीड़ित लोगों की, लाख में नहीं है भाई साहब। इसका डाटा लोगे आपको करोड़ में मिलेगा। 2 आदमी तो मेरे घर पर आ गए, 1400-1300 किलोमीटर दूर से, इंदौर से कल एक आदमी कार से आए हैं मेरे को सांत्वना देने के लिए। इतनी बड़ी फाइल मोटी लेके, जो कि इसी केस को मैं लड़के जीता हूँ। आपको यदि मेरे इस केस में किसी कागज की जरूरत से आपका ये
मिल जाए आपका पोता, चाहे आपको ये केस से राहत मिले, मैं उसके लिए आया हूँ। बताइए, 1400 किलोमीटर दूर से वो एक डॉक्टर है, वो हमको संवेदना देने आया है। दलसिंहसराय से एक लड़का आया था जिसका सेम यही केस है। तो इस तरीके के करोड़ों लोग हैं, इस धारा का गलत दुरुपयोग करके जो महिला पीड़ित कर रही है, पूरे परिवार पर केस कर रही है, उसमें सुधार होना चाहिए। अच्छा, आपके बेटा का कहना था कि अगर हमको न्याय न मिले, हमारे परिवार वालों को न्याय नहीं मिले, तो हमारी अर्थी को वही अस्थि जो होती है बेटा, वो कभी घर नहीं ले आई जाती। आप किसी से हिंदू से पूछिएगा, अस्थि को घर में लोग नहीं लाता है, लेकिन मैं लाया हूँ, नहीं मैं रखा हूँ। और उसकी अंतिम इच्छा को मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं जौनपुर जाके गटर में डाल के दोनों आदमी आत्महत्या वहीं पर, मैं राष्ट्रपति को आवेदन दे करके अपना आत्मदाह करूंगा दोनों आदमी। ये तो मेरी अंतिम इच्छा, मैं इसकी पूरी करूंगा। यदि पूरा राष्ट्र मेरे साथ होगा तभी भगत सिंह की तरह मैं भी इस राष्ट्र को एक और नया संदेश देने के लिए मैं ऐसा काम करूंगा। न्याय नहीं मिला, अब मैं कोर्ट का चक्कर काटने से मैं समर्थ नहीं हूँ। मेरी 62 साल उम्र है और ये गलत केसों में उलझा करके यदि मुझे फंसाया गया है, या तो जांच करवा ले हमारे कलेक्टर की, हमारे परिवार की, और केस को खत्म किया जाए और मेरे पोते को मुझे सुपुर्द किया जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। बस। चलिए, तो ये हमारे साथ अतुल सुभाष जी का पिताजी हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अपना दर्द बताया। आप क्या चाहते हैं कि कोई और अतुल सुभाष दूसरा बने? क्या उसी तरीके से कोई और महिला किसी लड़का को प्रताड़न करे? क्या इसी तरीके से हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटते रहें? क्या इसी तरीके से जो हमारे देश का कानून का जो धाराएं बनाया गया है उसका गलत उपयोग होते रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भी इनका साथ देना चाहते हैं, इनको मदद करना चाहते हैं, तो आप इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाइए और इनके आवाज़ में इनके साथ बनिए, इनके इस मुहिम में साथ बनिए। ये सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, इन्होंने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से आज कानून को गलत तरीके से लोग उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। आप देख रहे थे CK TV। नमस्कार, जय हिंद।